औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13 फिजिक्स का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास है, दिस इज द स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी का स्मॉल यूनिट है। अगर आप लोग देख ले तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास जो है दैट इज 10⁻19 टाइम्स स्मॉलर देन जॉल। ठीक है, अगर आप इंटर कन्वर्जन करना चाहते हैं, अक्सर आपको दिया गया होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जॉल के बराबर है या 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जॉल के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो नंबर आपको दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, वही नंबर आपके पास जो है वो आप जॉल में आपको जो डेटा दिया गया है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो n मल्टीप्लाई बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल। ठीक है, और ये भी याद रखें कि 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल। कूलम वोल्ट 1 कूलम वोल्ट वो जॉल के बराबर है, मींस एनर्जी का यूनिट है। अच्छा, ये भी याद रखें, कूलम वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल। ये 1 जॉल के बराबर होता है। तो आप इंटर कन्वर्जन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग जॉल को इस साइड पे छोड़ ले और इसको आप वहां पर शिफ्ट करें, ठीक है, तो 1 जॉल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको बताया जाए कि 100 जॉल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो आप 100 यहां पर भी मल्टीप्लाई करें, यहां पर भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा फॉर इंटर कन्वर्जन्स। तो ये आप इंटर कन्वर्जन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये याद रखें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप जॉल में जा सकते हैं, जॉल से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्जन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल है, इंटर कन्वर्जन से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जॉल में कन्वर्ट करें, 100 जॉल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। ठीक है, बाकी इसमें इसी किस्म के ही क्वेश्चन जो है आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक चीज है, पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं, तो यहां पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है इक्वल पोटेंशियल, इक्वल आर सेम पोटेंशियल रीजन। सेम पोटेंशियल रीजन मींस जहां पर पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट हो, जहां पर पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट हो, तो उस रीजन को, उस लाइन को, उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल रीजन या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप लोग, मैं अगर एक सिंपल मिसाल आपको दूं, ये आपके पास लेट सपोज एक स्फीयर है, अब गाशन स्फीयर भी इसको कह सकते हैं, और इसके सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है और ये आपके पास स्फीयर है। तो देखिए, चूंकि हम पढ़ चुके हैं V इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R, V इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R। तो आप अगर देखें, चार्ज लाई एट द सेंटर, तो R कांस्टेंट, Q कांस्टेंट। ठीक है, मीडियम, वैक्यूम, नो मीडियम। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पे A पॉइंट लूं, इस पे मैं ये B पॉइंट लूं, इस पे मैं ये C पॉइंट लूं, A पे पोटेंशियल VA, B पे पोटेंशियल VB, C पे पोटेंशियल VC, तो आप देख सकते हैं VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC, और ये आपके पास बन जाएगा दिस इज इक्वल टू V, कैपिटल V. So the potential is constant. क्यों? R भी कांस्टेंट है,
मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज भी कांस्टेंट है, ठीक है, और चार्ज के इर्द गिर्द वैक्यूम आपके पास है, नो मीडियम, तो इसलिए आपके पास जो पोटेंशियल होगा इट विल बी कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इफ दिस चार्ज लाई एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। अगर मैं लूं ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं एक लाइन खींच लूं, ये आपके पास ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए, बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी और सी पॉइंट पे पोटेंशियल वी सी, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी, तो इसको मैं कहूंगा दिस इज इक्वी पोटेंशियल लाइन बिकॉज द पोटेंशियल इज सेम, द पोटेंशियल इज सेम। मैं यहां पर अगर ये एक सरफेस ड्रॉ करूं, ये मैंने एक सरफेस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और इस पे मैं डिफरेंट पॉइंट्स बना लूं, ये आपके पास x, ये आपके पास y, ये आपके पास z, vx इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू vz एंड दिस इज इक्वल टू v। तो अगर आप पोटेंशियल को देखें तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट, vx इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू vz इज इक्वल टू v, तो इसको हम कहते हैं दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक बात हमेशा याद रखिए, ठीक है, कि इक्विपोटेंशियल लाइन और सरफेस will be always perpendicular to the electric field lines, ठीक है, to the electric field lines. Equipotential line or equipotential surface will be always perpendicular to the electric field lines. ये बात याद रखिए, आप देखिए ना, इस लाइन को आप देख ले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का परपेंडिकुलर है, आप इस सरफेस को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप देखिए तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन और सरफेस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइन आपके पास बन गया है, ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, अब अगर मैं एक लाइन इस तरह बना लूं, ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये आपके पास डी, ये पॉइंट आपके पास ई, तो याद रखिए इस डी और ई पॉइंट पे पोटेंशियल आपके पास सेम नहीं होगा, वी डी विल बी नॉट इक्वल टू वी ई। डी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और ई पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, याद रखिए वो आपके पास सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, और परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर इक्विपोटेंशियल लाइन ये क्यों नहीं है? अगर आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डिफरेंट पॉइंट्स पॉजिटिव प्लेट से या नेगेटिव प्लेट से सेम डिस्टेंस पे नहीं होंगे, तो सेम डिस्टेंस पे नहीं होंगे तो पोटेंशियल भी आपके पास सेम नहीं होगा, पोटेंशियल भी आपके पास सेम नहीं होगा, ये बात याद रखिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा देखिए आपके बुक में लिखा है एक वर्ड, कंटूर का वर्ड लिखा है ये आपके बुक में, कंटूर। याद रखिए कंटूर आपके पास जो है, कंटूर आपके पास जो है वो एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में वर्ड है जिसको हम क्लोज्ड पाथ कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड पाथ कहते हैं। तो याद रखिए अगर आप चार्ज के इर्द गिर्द आप कुछ सर्कल्स ड्रॉ करें, कुछ क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करें, ये आपके पास क्लोज्ड पाथ है, ये आपके पास क्लोज्ड पाथ है,
इसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ है। तो ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सर्कल्स है, जिसको कंटूर का नाम भी दिया गया है। ठीक है, जिसको कंटूर का नाम भी दिया गया है। ठीक है, क्यू सेंटर पे लाई कर है, ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सर्कल्स है, इक्विपोटेंशियल सर्कल्स है। याद रखे, अगर मैं इस पे कुछ पॉइंट्स लूं, इस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज ए, इस पे मैंने एक पॉइंट लिया, दिस इज बी, और इस पे मैंने पॉइंट लिया, दिस इज सी। अगर आप देखें तो डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो ये इक्विपोटेंशियल सर्कल, ये इक्विपोटेंशियल सर्कल, ये इक्विपोटेंशियल सर्कल, ठीक है, लेकिन ए और बी और सी पे पोटेंशियल आपके पास सेम नहीं होगा। ठीक है, ए बी और सी पॉइंट पे पोटेंशियल आपके पास सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सर्कल्स है। एक बात याद रखिए, आपके बुक में अगर आप देखिए अंडरलाइन करें कि लिखा गया है कि आप अगर चार्ज से दूर जा रहे हैं तो इक्विपोटेंशियल सर्कल्स भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, और अगर आप चार्ज के नजदीक आएंगे तो इक्विपोटेंशियल सर्कल्स भी एक दूसरे के नजदीक है। देखें, अगर मैं एक और इक्विपोटेंशियल सर्कल बना रहा हूं तो इसके दरमियान सेपरेशन देखे वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चार्ज के नजदीक इक्विपोटेंशियल सर्कल्स के दरमियान सेपरेशन कम होता है, और अगर आप सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं तो इक्विपोटेंशियल सर्कल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। ठीक है, इसमें एक एमसीक्यू पॉइंट है, आप गौर से इसमें देखें, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि while moving charge on equipotential line or circle or surface, work done will be zero. This is important concept. अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को मूव करें, अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को मूव करें, लेट्स सपोज मैं यहां से यहां तक इसको मूव कर रहा हूं, इस तरह। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को मैं इस बी पॉइंट से एक्स पॉइंट तक मूव कर रहा हूं, सेम इक्विपोटेंशियल सर्कल पे, तो वर्डन विल बी जीरो। इफ वी मूव अ चार्ज पार्टिकल ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल सर्कल और इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्डन विल बी जीरो। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके पास जो है, while moving charge from one equipotential surface or line, ठीक है, और सर्कल to another इक्विपोटेंशियल सरफेस या लाइन या सर्कल, वर्क डन विल बी नॉन जीरो। वर्क डन आपके पास जो होगा इट विल बी नॉन जीरो, और वर्क डन आपके पास जो होगा इट विल बी इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। वर्क डन विल बी इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। उस ऊपर वाले पॉइंट में अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क डन क्यों जीरो है, तो आपका जवाब क्या होगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। इक्विपोटेंशियल सर्कल, इक्विपोटेंशियल लाइन या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो वर्क डन विल बी जीरो। लेकिन सेकंड पॉइंट में देखिए, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप यहां से एक चार्ज पार्टिकल को
ले जा रहे हैं। ठीक है, मैं अगर लिख लूं फ्रॉम ए टू सी, तो आप देख सकते हैं डेल्टा वी विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर डेल्टा वी नॉन जीरो है तो वर्क डन आपके पास होगा इट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप एक इक्विपोटेंशियल लाइन से दूसरे इक्विपोटेंशियल लाइन तक चार्ज को मूव करें, या एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस तक चार्ज को मूव करें, तो फिर वर्क डन नॉन जीरो होगा। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर आप सिंगल इक्विपोटेंशियल लाइन पे, आप सिंगल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है, या आप सिंगल इक्विपोटेंशियल सर्कल पे चार्ज पार्टिकल को मूव करें, तो इक्विपोटेंशियल सिंगल सरफेस मींस पोटेंशियल कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क डन आपके पास क्या होगा? जीरो होगा। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल टॉपिक। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस करें, स्टार्ट करें कैपेसिटर। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड ईयर का लंबा चौड़ा है, ज्यादा बात है इसमें, तो इसलिए बोर नहीं होना। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहता हूं। फर्स्ट चैप्टर ज्यादा टाइम लेता है सेकंड ईयर कोर्स में। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है इस सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर का, कैपेसिटर। कैपेसिटर आपके पास जो है, this is a device used to store electrical charges or electrical energy. Electrical charges or electrical energy. ठीक है, तो वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करे, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स है, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। याद रखिए, आपके बुक में अभी से जो मैं स्टार्ट ले रहा हूं, जितनी भी डिस्कशन है वो सारे के सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए है। आपके बुक में स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए बात नहीं है, आपके बुक में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स के लिए बात नहीं है। आपके बुक में जितने भी डिस्कशन अभी हम करेंगे, ये सारे के सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए है। और अगर आपसे कोई पूछे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस सेकंड ईयर कोर्स में, ठीक है, क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि ये समझने में इंतहाई आसान है, डिमॉन्स्ट्रेशन में आसान है, कैपेसिटर्स के चार्ज के प्रॉपर्टीज को समझना आसान है, उसके बिहेवियर को समझना आसान है। ठीक है, तो इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जो है वो यूज किया जाता है फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। बाकी हायर क्लासेस में स्फेरिकल कैपेसिटर्स को भी पढ़ाया जाता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स को भी पढ़ाया जाता है, और मुख्तलिफ शेप्स को पढ़ाया जाता है। आपके कोर्स में वो नहीं है। आपके कोर्स में जितना भी डिस्कशन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, दैट ऑल इज फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तमाम के तमाम आपके पास जो है, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए है। अच्छा, अब ये आप देखें, ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को हम आसानी के लिए दो पैरेलल लाइंस जिसका लेंथ इक्वल है, उससे हम इसको बनाते हैं। अब यहां पर हम एक प्लेट को पॉजिटिव के साथ अटैच करते हैं। दिस इज प्लस माइनस, दिस इज Vs, सोर्स का पोटेंशियल। ठीक है, ये आपके पास Vs प्लस माइनस पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स, ये आपके पास सोर्स है, एंड दिस इज अ कैपेसिटर C। ठीक है, ये इसका A प्लेट है एंड दिस इज B प्लेट। ये आपके पास A प्लेट है, ये आपके पास B प्लेट है। A plate is connected with the positive terminal of a battery and B plate आपके पास जो है, this is connected with the negative terminal of a battery। याद रखिए, यहां पर बैटरी आपके पास जो है, बैटरी ये आपके पास जो है, ये किस चीज का बिहेव करता है? दिस बिहेव इज
चार्ज पंप। ये चार्ज पंप का बिहेव करता है। जिस तरह आपके घरों में वाटर पंप होते हैं ना, वो एक जगह से वाटर को लेता है, दूसरी जगह पर सप्लाई करता है। एग्जैक्टली इसी तरह बैटरी यहां पर आपके पास जो है, ये एक चार्ज पंप का बिहेव करता है। ये चार्ज पंप का बिहेव करता है। क्या मतलब है चार्ज पंप का? जिस तरह मैंने आपको बताया कि पानी का पंप है, वो एक जगह से पानी को लेता है, दूसरी जगह को सप्लाई करता है। एक जगह से पानी को लेता है, दूसरी जगह पर सप्लाई करता है। ठीक है, ये याद रखिए। तो आप अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल को देख लें, तो यहां पर आपके पास जो है, ये लेता है पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव टर्मिनल, ये ए प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन, ये बैटरी जो है, ये दूसरे प्लेट को सप्लाई कर लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से लेता है और दूसरे प्लेट को सप्लाई करता है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे आपके पास जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर इस पे चार्ज को प्लस क्यू लिख लेता हूं। ठीक है, और इस पे चार्ज को मैं लिख लेता हूं माइनस क्यू। तो ए प्लेट ने जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, बी प्लेट ने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो याद रखिए, आपके पास ए प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्जेस है, दैट इज सेम एज द चार्जेस ऑन अनदर प्लेट बी, दिस इज इक्वल टू क्यू। और इसके साथ हम लिखते हैं, दिस इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन each plate of capacitor. Charge is stored on each plate of capacitor. एक बात याद रखिए, मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में बताया था कि the net charges produces during any process will be always zero. यहां पर भी अगर आप देख लें, नेट चार्जेस को अगर मैं देख लो, सो नेट चार्जेस ऑन ए कैपेसिटर प्लस क्यू माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू जीरो। नेट चार्जेस आपके पास जो कैपेसिटर ने स्टोर किया है वो जीरो होगा। प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। लेकिन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल बी सेम। और इसको मैं लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। अगर ए प्लेट ने 1 कूलम चार्जेस को स्टोर किया है, तो बी प्लेट ने -1 कूलम चार्जेस को स्टोर किया होगा। अगर एमसीक्यू में आ जाए कि कैपेसिटर, द नेट चार्जेस स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी डैश, ठीक है, तो जीरो। लेकिन अगर एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जाए कि द नेट चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, वो नॉन जीरो होगा। और वो क्यों होगा? तो कैपेसिटर में जहां पर भी जिस टॉपिक में आप कैपिटल क्यू को देखेंगे, सो कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, बट द नेट चार्ज स्टोर्ड इज ऑलवेज जीरो। नेट चार्ज स्टोर्ड आपके पास जो है, दिस इज ऑलवेज जीरो, ये आपके पास जीरो होगा। बट द नेट चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल बी नॉन जीरो। अच्छा, अब अगर आप देखें, आप लोगों को ये भी पता है कि अगर प्लेट्स पे चार्जेस आ जाते हैं, तो प्लेट्स पे जब चार्जेस आ जाते हैं तो इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज ईसी। ईसी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। तो आप देख सकते हैं, वी सी द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, दिस इज इक्वल टू ईसी एंड डीसी। This is the potential between plates of capacitor.
ये आपके पास डीसी जो है, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और इसी आपके पास जो है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, VC आपके पास है द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, EC द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, और DC आपके पास है दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो अब देखिए, आपके जहन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा, कब तक चार्जेस फ्लो करेंगे फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो याद रखिए, charges will flow unless a potential between the plates of a capacitor is equal to the potential of a source। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि the capacitor will charge unless VC is equal to VS। कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा, जब तक कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो सोर्स के बराबर ना हो जाए। अगर आप कैपेसिटर को 2 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर तब तक चार्ज होगा जब तक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर 2 वोल्ट के बराबर हो जाए। अगर आप 1 वोल्ट बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर तब तक चार्ज होगा जब तक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर 1 वोल्ट ना बन जाए। तो ये बात याद रखिए कि कैपेसिटर चार्ज होगा, कब तक चार्ज होगा, तब तक चार्ज होगा जब तक सोर्स और कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो VC इज इक्वल टू VS, ये बात याद रखिए। जो पोटेंशियल बैटरी का होगा तो कैपेसिटर तब तक चार्ज होगा जब तक कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल सोर्स के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए, तब तक आपके पास ये कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक था, तो अब देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कैपेसिटर को चार्ज कर रहा हूं फ्रॉम अ बैटरी हुज पोटेंशियल इज 3 वोल्ट, देन what will be the maximum potential between the plates of a capacitor when what will be the maximum potential between the plates of a capacitor। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, जो सोर्स का पोटेंशियल है 3 वोल्ट, वही 3 वोल्ट वहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। ठीक है, एक बात याद रखिए, मैं यहां पर लिख लेता हूं, इफ VC इज इक्वल टू VS, अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो सोर्स के पोटेंशियल से कम हो तो कैपेसिटर विल बी चार्जिंग, कैपेसिटर चार्ज होगा। जब कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल वो सोर्स के पोटेंशियल से कम होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। कब तक चार्ज होगा, तो मैंने पहले आपको बात बता दी कि VC विल बी इक्वल टू VS। ठीक है, तो VC अगर VS से लेस हो, सोर्स के पोटेंशियल से कम हो, VS मींस द पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स एंड VC द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो जब VC VS से कम होगा कैपेसिटर विल बी चार्जिंग। कब तक, वो बात मैंने वहां पर आपको बता दी है। ठीक है, तो ये तो आपके पास जरूरी पॉइंट्स थे कैपेसिटर के चार्जिंग से रिलेटेड। सही है, अब यहां पर है, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। मैं जब पोटेंशियल की बात करूंगा इसका मतलब होता है VS इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू V, VC इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू V। ठीक है, Q क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज स्टोर्ड
on each plate of the capacitor, but maximum charges. Maximum charges stored by the capacitor will be directly proportional to the maximum potential between the plates of a capacitor या the potential of a source. ठीक है, तो अगर आप पोटेंशियल को डबल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं 1 वोल्ट बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर रहा था और कैपेसिटर क्यू चार्ज स्टोर कर रहा था, अगर मैं बैटरी जिसका पोटेंशियल 2V हो, अगर उससे मैं कैपेसिटर को चार्ज करूं, तो फिर व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. तो अगर V सोर्स और Q चार्जेस, तो 2V सोर्स 2Q चार्जेस. ठीक है, ये बात याद रखिए. अगर मैं लिख लूं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर. ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी को आप खत्म करना चाहते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, वेयर C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय V, और इसको हम कहते हैं दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. डिफिनीशन में नहीं करवा रहा, आपको पता है. कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर मींस द कैपेबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस. आपको पता है हर चीज का अपना कैपेसिटेंस होता है. ग्लास का अपना कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, बाल्टी का अपना कैपेसिटेंस होता है, एक तालाब का अपना कैपेसिटेंस होता है. ठीक है, अब ग्लास में आप समंदर के सारे पानी को नहीं डाल सकते. ठीक है, अब जग भरा हुआ पानी से तो वो सारा पानी ग्लास में आप नहीं डाल सकते हैं, ग्लास भर जाएगा और पानी उसमें नहीं आ सकता. तो इसी तरह कैपेसिटर का भी अपना कैपेसिटेंस पावर होता है. ठीक है, जिससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता. तो मैं लिख सकता हूं द कैपेबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस और द रेशियो of magnitude of charge stored and potential between the plates of a capacitor. This is known as the capacitance of a capacitor. और इसका जो यूनिट है that is a farad. ठीक है, और याद रखे 1 farad आपके पास जो है 1 कूलम डिवाइड बाय 1 वोल्ट, 1 कूलम डिवाइड बाय 1 वोल्ट. अगर एक कैपेसिटर 1 कूलम चार्जेस को स्टोर कर जाए एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज 1 वोल्ट, देन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल बी 1 फैराड. 1 कूलम चार्जेस एक कैपेसिटर स्टोर करे और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर वो आपके पास 1 वोल्ट हो, then the capacitance of a capacitor will be 1 farad. और एक बात याद रखिए, farad is a large unit of the capacitance. Practically हम 1 farad capacitance वाला कैपेसिटर नहीं बना सकते. Practically 1 farad capacitance वाला कैपेसिटर हम नहीं बना सकते. सही है, तो याद रखिए. तो अगर आप बुक में देखें तो मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, इस किस्म के यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे. हाँ, एमसीक्यूज वगैरह में वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में फैराड यूज किया जा सकता है, प्रैक्टिकली आप नहीं बना सकते. और रफली मैं आपको बता रहा हूं, अगर 1 फैराड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लेट का सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड होगा वो इतना रिक्वायर्ड होगा कि अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ ले लें उसको 4 टाइम करें तो इतना एरिया दरकार होगा, विच इज नॉट पॉसिबल. तो इसलिए 1 फैराड कैपेसिटेंस इज अ लार्ज यूनिट एंड प्रैक्टिकली वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस 1 फैराड. ठीक है, तो ये बात याद रखिए. हाँ, हम जनरली कंसेप्चुअल जो है इसमें बना सकते हैं. अच्छा, अब कैपेसिटेंस जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, पहली बात तो ये है कि सी दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू
एंड V। Q और V से कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है Q और V से इंडिपेंडेंट? ठीक है, तो देखिए, मैं अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं, एक MCQ में बना देता हूं, कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैराड, बल्कि मैं इस तरह लिख लूंगा, 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज by a battery of potential V volt, मैं जनरल लिख लूंगा V volt. If we charge same capacitor by battery by 4V volt battery, ठीक है, by 4V volt battery, then capacitance of capacitor will be dash 1 microfarad capacitor charge by a battery of potential V volt. If we charge same capacitor by 4V volt battery, then capacitance of capacitor will be dash. मैं लिख लेता हूं A option 1 microfarad, B option 4 microfarad, C option 16 माइक्रोफैराड एंड डी ऑप्शन आपके पास जो है 0.25 माइक्रोफैराड। आपने पहले V वोल्ट बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया था, अब आप 4V वोल्ट बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताएं, अगर आप 4V वोल्ट बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करें तो फिर कैपेसिटेंस क्या होगा कैपेसिटर का? तो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि Q और V से इंडिपेंडेंट है, तो कैपेसिटेंस विल बी रिमेन सेम। ये आपके पास आंसर होगा। और अगर आपके जहन में आ रहा है क्यों, रीजन क्या है, क्यों, रीजन क्या है, तो रीजन आपके पास ये है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आप पोटेंशियल को डबल कर जाए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विल बी डबल। आप यहां से देखें ना, अगर पोटेंशियल को आपने डबल किया, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विल बी डबल, तो 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आपके पास रेशियो जो होगा इट विल बी कांस्टेंट, इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है, ये बात याद रखिए। सो द रेशियो विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आप पोटेंशियल को डबल करें तो Q भी डबल होगा, अगर आप पोटेंशियल को 10 टाइम इंक्रीज करें तो Q भी 10 टाइम इंक्रीज होगा। सो रेशियो विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। रेशियो आपके पास जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो इसलिए मैंने लिख लिया कि Q और V से इंडिपेंडेंट होगा। हां, मैं आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता हूं कि मैं V वोल्ट बैटरी से मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो Q कूलम थे। अगर मैं 4V वोल्ट बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करूं, ठीक है, तो फिर आपके पास जो है वो कितने चार्जेस को स्टोर करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्टोरेज कितना होगा। तो अगर आप 4V वोल्ट बैटरी कह रहे हैं तो फिर आपके पास जो है 4Q चार्जेस भी कैपेसिटर स्टोर करेगा, ठीक है, ये बात याद रखें। सो दिस इज वन ऑफ द मॉडल MCQ, ठीक है, ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, तो ये इसमें काफी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ जो है वो आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब जहन में आप लोगों के जरूर जहन में आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैग्नीट्यूड
ऑफ चार्ज आपके पास, कैपेसिटेंस आपके पास जो है वो फिर किन चीजों पे डिपेंड करेगा? अगर Q और V पे ये डिपेंड नहीं कर रहा तो फिर किस चीज पे ये डिपेंड करेगा? ठीक है, जरूर कुछ ना कुछ इस तरह होगा कि जिस पे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो है वो डिपेंड करेगा, जरूर है। पहले तो आपके पास ये जरूरी पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कैपेसिटेंस और उसका जो डिपेंडेंस है, कैपेसिटेंस एंड इट्स डिपेंडेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस आपके पास जो है एंड इट्स डिपेंडेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस आपके पास जो है और उसका डिपेंडेंस आपके पास जो है, ठीक है, वो किन चीजों पे डिपेंड करते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो देखिए, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूं, इन टेस्ट क्लासेस में प्रूफ वगैरह नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्टली कंसेप्ट्स होते हैं और एमसीक्यूज जो है वो ट्रिक्स होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। ये आपके बुक में इक्वेशन दिया गया है और मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि कैपेसिटर के यहां पर जितनी भी इक्वेशंस है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए है। ये इक्वेशन आप स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दीज इक्वेशन जितनी भी अभी इसके बाद भी मैं डिस्कस करवाऊंगा, दीज ऑल इक्वेशंस आर फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ये किसी और शेप के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये यहां पर मैं इसके साथ V लिख लेता हूं, when there is no medium। ठीक है, if we put medium between plates of a capacitor, तो फिर आपके पास Cm, this is equal to AEM divided by D, ये आपके पास AER एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D आपके पास है। ठीक है, A परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय D, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं C आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। C is directly proportional to the permittivity of a medium। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं C is directly proportional to the relative permittivity। ठीक है, C capacitance of a capacitor directly proportional to area and directly proportional to the permittivity of a medium या directly proportional to the relative permittivity। Our capacitance is inversely proportional to the separation between the plates of a capacitor। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो आप लोग ये याद रखें कि पहले तो अगर आप मुख्तलिफ एमसीक्यूज पेपर्स, प्रीवियस पेपर देखें, मुख्तलिफ बुक्स देखें, उसमें एमसीक्यूज आपको दिया गया है कि इफ आई डबल द एरिया ऑफ ईच प्लेट व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो आप देख सकते हैं अगर आप एरिया को डबल करें कैपेसिटेंस विल बी डबल, अगर आप एरिया को हाफ करें कैपेसिटेंस विल बी हाफ। अगर मैं एरिया को भी डबल कर जाऊं और सेपरेशन ऑफ अ प्लेट्स को भी डबल कर जाऊं, स्मॉल d separation between the plates of a capacitor, what will happen to the capacitance of a capacitor? What will happen to the capacitance of a capacitor? तो एरिया को भी डबल करें, सेपरेशन को भी डबल करें, तो 2 to cancel, capacitance will be remain same। अगर मैं एरिया को डबल कर जाऊं और सेपरेशन को हाफ कर जाऊं तो कैपेसिटेंस आपके पास क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स आपके पास बन जाए। अगर एरिया को मैं डबल कर जाऊं और सेपरेशन को 3 टाइम डिक्रीज कर जाऊं तो 3 ऊपर चला जाए तो 3 2 6, कैपेसिटेंस आपके पास 6 टाइम्स बन जाए। आप मुख्तलिफ पेपर्स देके, टेस्ट देके, बुक्स देके, इससे एमसीक्यूज होते हैं, एरिया को चेंज करो, इतना चेंज करो तो कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा। तो ये रिलेशन है आपके साथ, उसी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एरिया को डबल करूं, सेपरेशन को हाफ,
कैपेसिटेंस 4 टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए ये इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैक्यूम की मौजूदगी में और ये मीडियम की मौजूदगी में। तो आप अगर देखिए सब इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ इस रिलेटिव परमिटिविटी का डिफरेंस है। तो मैं लिख सकता हूं Cm इज इक्वल टू ER टाइम्स ऑफ CV। तो जब आप मीडियम पुट कर लेते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी इंक्रीजेस। कितना टाइम इंक्रीज होगा? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स आपके पास कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगा। अगर आपने कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान मीडियम रख लिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 100 हो तो कैपेसिटेंस 100 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने प्लेट्स के दरमियान मीडियम रख लिया जिसका कैपेसिटेंस 10 हो तो कैपेसिटेंस 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और यहां से मैं लिख सकता हूं रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन ये भी बन गया आपके पास कि Cm डिवाइड बाय CV, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ नो मीडियम इज इक्वल टू अ रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अच्छा अब वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर आपके पास जो है वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर, तो वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू AD। A is the area of each plate of the capacitor, D the separation between the plates of a capacitor। तो अगर आप कैपेसिटर का एरिया और कैपेसिटर का सेपरेशन मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर। और ये देखिए अगर मैं एरिया लूं तो वॉल्यूम डिवाइड बाय सेपरेशन, अगर मैं सेपरेशन लूं वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, अगर मैं एरिया लूं वॉल्यूम डिवाइड बाय सेपरेशन और अगर मैं सेपरेशन लूं वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया और सेपरेशन। तो देखिए थोड़ा सा आप लोग मैं आपसे ये क्वेश्चन कर सकता हूं MCQ के द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस, the equation of capacitance of parallel plate capacitor is a dash। तो मैं लिख सकता हूं ए ऑप्शन AV डिवाइड बाय D, बी ऑप्शन आपके पास जो है मैं लिख सकता हूं A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय V। सी ऑप्शन में लिख सकता हूं D स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय V। और डी ऑप्शन में लिख लेता हूं नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन में लिख लेता हूं नन ऑफ दीज। ठीक है तो आप लोग अगर देख ले कौन सा इक्वेशन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस का होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन A B C एंड डी ऑप्शन। इसमें से आप देखिए कैपेसिटेंस का इक्वेशन तो ये है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। ठीक है, और आप लोग देख ले अगर मैं D के बजाय वो वाला फॉर्मूला देखे वॉल्यूम डिवाइड बाय A पुट कर लो, वॉल्यूम डिवाइड बाय A, तो ये बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट V डिवाइड बाय A, ये आपके पास बन जाएगा A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय V। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एरिया एंड मीडियम। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। आप शॉर्टकट में वेरिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को जल्दी से पुट करें, वॉल्यूम को जल्दी से पुट करें AD। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर A कैंसिल, D तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D जो कि आप पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करें आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा कि कौन सा इक्वेशन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है।
तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इक्वेशन आ जाएगा। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि what will be equation for capacitance of capacitor in terms of Coulombic constant, in terms of a Coulombic constant। तो मैं लिख लेता हूं ए ऑप्शन 4 पाई के इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, मैं लिख सकता हूं ए डिवाइड बाय 4 पाई के डी। सी ऑप्शन मैं लिख सकता हूं 4 पाई के ए डिवाइड बाय डी, और डी ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस। यहां पर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, देखिए आपके पास है k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं एप्सिलॉन नॉट को लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय 4 पाई k। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इन टर्म्स ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट। तो अब क्या करें, आप एप्सिलॉन नॉट के बजाय यहां पर इस एप्सिलॉन नॉट के बजाय अगर आप पुट करें तो a डिवाइड बाय 4 पाई के डी, a डिवाइड बाय 4 पाई के डी। तो ये इक्वेशन अपने पास नोट भी करें और याद भी करें, ठीक है, कि ये आपके पास परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट। ठीक है, सो इंशाल्लाह उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों ने गौर से सुना होगा। ठीक है, कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं जो है करवाऊंगा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जरूर देखें। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ठीक है, ये और एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो इसको जरूर एक दफा पढ़े नेक्स्ट लेक्चर से पहले। थैंक यू सो मच।